हेलो स्टूडेंट, हम इसमें कर रहे थे कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कुछ बातें रह गई थी वो देख लेते हैं। फैक्ट हैं जो मेन। सबसे पहले तो हमारा जो प्लान था देश को डिवीज़न होने का, 3 जून 1947 को ये मान लिया गया था कि पाकिस्तान एक अलग से टेरिटरी बनेगी। ठीक है, तो 389 सदस्य निर्धारित किए थे, लेकिन जैसे ही कि 3 जून का प्लान स्वीकार कर लिया। ये भी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि जो किस प्लान के तहत पाकिस्तान अलग हुआ 3 जून 1947 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर की बजाय अब मेंबर रह गए 299। और उसके बाद 26 जनवरी 1949, ये डेट आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इस दिन हमने संविधान को अडोप्ट किया था और अडोप्शन पे जो साइन हुए थे वो 284 लोगों के साइन हुए थे। इसका कारण ये था, 1-2 मेंबर की डेथ हो गई थी। 1-2 मेंबर ने पूरी असेंबली में भाग लिया बनाने में, बट अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन बैठा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और उस दिन सभी ने सिग्नेचर किए। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने किए। 26 जनवरी 1950 को हमने इस संविधान को लागू किया। और आपको पता है लागू करने के बाद हमारा देश क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। ये देश, ये जो डेट थी हमने इसलिए अपनाई थी 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हम 1930 से गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे थे। ओके, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं हमने कि किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। देखो ऐसा होता है, जब कोई भी देश का कानून बनाते हैं तो जो बैठे हुए लोग हैं टोटल, उसकी मेजोरिटी से कोई भी चीज़ पास हो जाती है। मान लो कोई कानून बन रहा है तो अगर मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि ये पास हो जाए, वोट डाल दें इसके लिए, तो पास हो जाती है चीज़ें, वो बन जाती है। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोटिंग नहीं हुई। हमने डेलिब्रेटिंग सिस्टम से, डेलिब्रेटिंग का मतलब हमने वाद विवाद कर लिया, बातचीत कर ली, नेगोशिएट कर ली, लंबा समय ले लिया, बट हम एक ऐसा संविधान बनाने में कामयाब हो गए जिस पर सभी एग्री थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज थस फ्रेम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द horrendous violence that the partition unleashed to the subcontinent। हमारा संविधान तब बन रहा था जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे और उसके आधार पर कम्युनल वायलेंस फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम के दंगे फैले हुए थे, ब्लड शेड हर जगह फैला हुआ था, खून खराबा हो रहा था। और इनको ये भी एक सबक था, ये भी हम सबक देख रहे थे कि आने वाले भारत में ये चीज़ें ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो यहाँ रहेंगे ही, वैरायटी ऑफ सेक्शन तो यहाँ है, बहुत सारे ग्रुप के ये लोग रहेंगे। बाद में हम ऐसा संविधान ना बनाए जो लोगों के कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाए। ओके, बट इट इज ए ट्रिब्यूट टू द fortitude of the framer that they were only able to draft a constitution under immense pressure। इसके बावजूद भी हम धन्यवाद देते हैं, एक श्रद्धांजलि देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कि इतने प्रेशर में भी उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि बाद में इस तरह की चीज़ें हमारे देश में ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू ए न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। अब हमने नई सिटीजनशिप की नई धारणा बनाई कि चाहे कोई भी हो हमारे देश में, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या हो, उसकी कोई मायने नहीं रखता, हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं। देखो ये आम चीज़ नहीं है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है सबको प्रेस अधिकार देना। आप अपने श्रीलंका को देखो, सिंहला और बुद्धिस्ट में कैसे कॉन्फ्लिक्ट चले। पाकिस्तान में देखो आप, वहाँ माइनॉरिटी थी और जिन्ना ने कहा भी था कि चाहे पाकिस्तान का जो निर्माण है वो कम्युनलिज्म के बेस पे हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ है, बट हमारा देश एक सेकुलर कंट्री होगा। लेकिन जिन्ना की ये विचारधारा आने वाले जो शासक थे उन्होंने नहीं अपनाई। वहाँ माइनॉरिटी रही ही नहीं, हिंदू छोड़ छोड़ के भारत में आ गए हैं, क्रिश्चियन वहाँ से चले गए हैं। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं थी इस तरह से किसी देश को बांधे रखना, चाहे वो रिलीजियस के आधार पर उसके टुकड़े टुकड़े क्यों ना हुए हों। बट दिस अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टच अपन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ
our constitution was made. Although the members of the assembly were not elected by the universal adult franchise, there was a serious attempt to make the assembly a representative body. और सबसे पहले हमने, जैसे किसी का बेस ही गलत हो ना, तो आप उस पर अच्छी चीज निर्माण होने का कभी भी भरम नहीं रख सकते। जैसे जिन्ना ने कहा कि चाहे हमने खून खराबे से या धर्म के नाम पर देश बना लिया, बट आगे सेकुलर, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी का बीज ही गलत है तो पौधा सही नहीं हो सकता। तो इस तरह से भारत की असेंबली चाहे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा ना चुनी गई हो, बट उसमें ऐसे लोग थे जो हर कम्युनिटीज से थे, देश के पॉपुलर लीडर थे, वो लीडर थे जिन्होंने देश के लिए सैक्रिफाइस किए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि हमारी असेंबली में लोग अच्छे थे, तो हमारा संविधान भी अच्छा बना था। मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब अबव। जो मेंबर थे चाहे वो भिन्न भिन्न धर्म के थे, लेकिन वो इन चीजों से ऊपर थे। द असेंबली हैड 28 मेंबर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। हमारे देश में बहुत सारी जात पात का भेदभाव रहा है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट वो जाति हैं जो इतिहास में अनछूत मानी जाती है, अछूत मानी जाती थी, लेकिन उनके 28 मेंबर थे। याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इट टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी उस समय लोकप्रिय पार्टी थी, उसकी जैसी एक छत्र पार्टी हमारे देश में नहीं थी। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 207 मेंबर कांग्रेस से थे। लेकिन कांग्रेस का मतलब ये नहीं था कि किसी विशेष जाति धर्म के थे, कांग्रेस में हर जाति धर्म के लोग थे। कांग्रेस डोमिनेट द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज 81% मेंबर कांग्रेस के थे। लगभग 207 मेंबर कांग्रेस के थे। इन असेंबली आफ्टर द पार्टीशन द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच ए डाइवर्स। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस एक डाइवर्स ग्रुप की पार्टी थी। बहुत सारे, चाहे उसमें धर्म जातियों, विभिन्न धर्म जातियों, किसान, लेबर, मजदूर, महाजन, पूंजीपति, मजदूर, सभी तो कांग्रेस में आते थे। दूसरी बात, एक अच्छा कामयाब होने का कारण हमारा देश का ये है कि हमने डेलिब्रेशन के प्रिंसिपल को सबसे अच्छा रखा। आमतौर पर कानून जैसे आज अब हमारी संसद बनाती है तो क्या होते हैं, वोटिंग होती है, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये एक परंपरा रही कि जो भी चीज हमारे सामने आएगी, चाहे एक दूसरे के विरोधी हम उस देश पे, उस मामले में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के विरुद्ध थे कि आप ये अधिकार क्यों दे रहे हो, आप ये अधिकार देना चाहिए। बट अंत में क्या है, अंत में एक ऐसे पॉइंट पर डेलिब्रेशन, बातचीत के द्वारा एक ऐसे पॉइंट पे सारे राजी हो गए कि हाँ, इस बात पे हम एग्री करते हैं। कुछ घटाई बढ़ाई चीजें, कुछ जोड़ी, कुछ उस धारा में से काटी, तो एक ऐसा संविधान बनकर तैयार हुआ जो सभी वर्गों के लिए सही था। सभी वर्ग बैठे हों तो अपनी आवाज उठा सकते हैं ना। अगर एक ही वर्ग के लोग वहां बैठे हो तो वो अपने अपने हिसाब से कानून बना ले। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडॉप्ट। ये ना केवल इसकी एक विशेषता थी कि ये सबका रिप्रेजेंटेशन करती थी, बल्कि इसका जो प्रोसीजर अपनाएगी, जो प्रक्रिया अपनाएगी, वो ये था कि हमने डेलिब्रेशन से, बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की। While in any assembly that claim to be representative, it is desirable that diverse section of the society participate. देखो, अगर इसका एक क्लियर सा उदाहरण मैं दे दूं, मान लो हमारे देश में एक 15 आर्टिकल है, उसमें किसी भी जाति धर्म के लोग को डिस्क्रिमिनेट किया, ना डिस्क्रिमिनेशन करने की प्रावधान है। मान लो एक बड़ा ग्रुप हमारे किसी विशेष सेक्शन का है, 80% हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं या सिख हैं 2%, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होता तो क्या वोटिंग में वो जीत जाते? इनसे नहीं जीत पाते। वोटिंग होना कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वो सेक्शन माइनॉरिटी भी तो था, उसके वोट भी तो कम थे। इससे तो अच्छा क्या है, हम डेलिब्रेशन से काम करें। तो ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। सभी, चाहे वो किसी भी सेक्शन, किसी भी ग्रुप के मेंबर हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने डेलिब्रेट किया और
इस आधार पर कानून लेके आए कि ये देश का कानून बन रहा है, किसी विशेष जाति या धर्म का कानून नहीं बन रहा, के लिए नहीं बन रहा कानून। देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट अमंगस्ट द मेंबर, लोग एक दूसरे से सहमत भी होते, लेकिन कुछ का डिसएग्रीमेंट होते, लेकिन मोस्टली मेंबर वो सहमत हो जाते, क्योंकि वो देश के इंटरेस्ट के लिए था, किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं था। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में एक मतलब डिफरेंस है, एंड द डिफरेंसेस वर मैनी। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब एक हमारे देश की सरकार बन रही थी, तो एक सामने आया कि क्या भारत की जो सत्ता है वो केंद्रित होनी चाहिए, मतलब एक सरकार के हाथ में होनी चाहिए, बहुत सारी सरकारें नहीं होनी चाहिए जैसे राज्यों की सरकारें। कुछ लोग ये चाहते थे सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सेंटर कमजोर होता है तो हमारे देश पर दूसरों देशों के हमले शुरू हो जाते हैं। कुछ ये चाहते थे कि नहीं, बहुत सजा सेंट्रलाइज होगा तो जर्मनी की तरह हिटलर राज स्थापित हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो, जैसे अमेरिका में राज्यों की सरकारों के पास पावर होती है ज़्यादा। लेकिन कुछ चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए, जैसे सरदार पटेल चाहते थे कि सेंटर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल ने तो पता चल गया था कि इन देश की एकता और अखंडता को कितना मुश्किल है बरकरार रखना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होगी तो देश को एक रखना मुश्किल हो जाएगा, ये राज्य फिर डिमांड करेंगे कि हमें अलग कर दो। इसी तरह की जुडिशरी के पास कितनी पावर होना चाहिए, जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। अगर हम जजों की नियुक्ति गवर्नमेंट के हाथ में दे देते तो गवर्नमेंट अपने अनुसार जुडिशरी की पावर में हस्तक्षेप करती। इलेक्शन कमीशन हमारे देश का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पावरफुल है सारे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि जो भी कर दिया इलेक्शन सिस्टम ने, रूल बना दिए, सरकारों की हिम्मत नहीं होती हमारे यहाँ तोड़ने की। तो कुछ लोग चाहते थे कि इलेक्शन सिस्टम जो है इतने पावर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि पावरफुल होना चाहिए, लेकिन चीज़ें वही बनी हमारे देश में जो सारे देश के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन हमारे देश को जो नेता थे उनके सामने यही था कि हम बेस्ट संविधान दें हमारे देश को, किसी ऐसा संविधान जो किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म का ना हो, बल्कि सारे देश के संविधान के लिए बनना था। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एंड डिबेट, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सिर्फ हमारे देश में एक ही ऐसा मुद्दा था जो बिना किसी उसके डेलिब्रेशन के पास हो गया कि सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, मतलब एक एज पूरी हो गई हो तो उसको बिना किसी कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको हम वोट का अधिकार दे देंगे। सिर्फ यही एक ऐसा था, पर बाकी सब पे अच्छी खासी बहस हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। एक ही आधार पर काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, हमने देश के लोगों के लिए काम करना है, देश की लोगों ने हमें संविधान बनाने की जिम्मेदारी थोपी है, किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व हम करने के लिए यहाँ नहीं आए। तो ये ओवरऑल इसका यही मतलब निकलता है कि डिबेट के माध्यम से हमने सारी चीजें करने की कोशिश की। ईच क्लाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी एंड डिबेट। हर जो क्लाज, जो जितने भी लिखे हुए 395 तो आर्टिकल हमारे देश के संविधान में, एक एक आर्टिकल के पता नहीं कितने कितने भाग है, हर क्लॉज पे डिबेट हुआ, स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी का मतलब उसे कांटा छांटा गया। इट इज ए ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट, क्योंकि पब्लिक को वो एक बेस्ट संविधान देना चाहते थे हमारे देश के संविधान निर्माता। दिस डिबेट डिजर्व, और वो एक बात और मैं बताऊं, जितनी भी ये कटिंग छटिंग हुई है, जितनी भी डिबेट हुई है, सब लिखी हुई है हमारे संविधान में आज तक। लिखी हुई का मतलब लिखी पड़ी है संग्रहालय में अभी तक। आप देख सकते हो कि इन किन बातों पर डिबेट हुई। पहले फंडामेंटल राइट्स कैसे थे, कितना कैसे देना चाहते थे, डिबेट के बाद उसे कैसे किया गया। दिस डिबेट डिजर्व टू बी मेमोराइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। हमारे देश में जो डिबेट है ये बहुत महत्व रखती है। आप कभी बड़े हो तो ये डिबेट पढ़ना, ये इतना ही महत्व रखती है जितना कि फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन।
प्रोसीजर्स क्या अपनाए, दी इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसिस्ड इन द मेमडन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। प्रोसीजर्स का मतलब होता है क्या प्रक्रिया हमने अपनाई। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट हाई, हमने क्या क्या किया, हमने सब्जेक्ट बांट दिए, 8 कम्युनिटी बना दी हमने, 8 कम्युनिटी डिफरेंट सब्जेक्ट पे, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे उन पे, ये याद रखना 8 कमेटी थी। यूजुअली जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये मेन लीडर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, ये हर कम्युनिटी के हेड थे। मान लो एक कमेटी बनी फंडामेंटल राइट्स पे, एक कमेटी बनी स्टेट और सेंटर के रिलेशन पे, एक कमेटी बनी इलेक्शन कमीशन पे। तो इस तरह से ये इन सभी के जो हेड है ये 4 व्यक्ति इनमें से ही होते थे। These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been a bitter critic of Congress and Gandhi. और ये एक दूसरे के विरोधी भी थे, ऐसी बात नहीं थी कि वो सारे एक बात पे राजी हो गए। जैसे भीमराव अंबेडकर वो गांधी जी और कांग्रेस के बड़े मतलब आलोचक थे, लेकिन अंत में भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ही लेकर आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पक्की बहुत गहरी इच्छा थी कि अंबेडकर जी आए, लेकिन क्या हो रहा था कि बार बार अंबेडकर जी चुनाव हार रहे थे, जिससे जीत रहे थे वो पाकिस्तान में इलाका चला गया। तो कांग्रेस ने अपना मंत्री हटा के अपनी सीट से अपना कांग्रेस का जो लीडर है उसको हटा करके अंबेडकर को टिकट दिया बॉम्बे से, और तब वो जीत कर आए। देखो इतनी गहरी इच्छा थी। आजकल ये चीजें काश हमारी पॉलिटिक्स में होती, लेकिन है नहीं। तो इन मैनी थिंग्स अंबेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी, अक्यूजिंग देम ऑफ नॉन डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का काम को उठाना, ऊपर उठाना चाहते थे। पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन मैनी इशू। नेहरू और पटेल भी एक दूसरे के नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे, वो बहुत सारी बातों पर, जैसे कश्मीर इशू था। पटेल चाहते थे कि बस जिस तरह से निजाम को हटा गया कश्मीर को भी वैसे ही मिला लिया जाए। पर नेहरू जी थोड़े से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी छवि खराब नहीं करने चाहते थे। वो सरदार पटेल जी बड़े गहरे व्यक्ति थे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते थे। नेहरू जी अपनी इंटरनेशनल छवि को ज़्यादा महत्व देते थे। बहुत सारी बातों पर एक दूसरे के विरुद्ध थे। ईच कमेटी, जैसे नेहरू सेकुलर व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद थोड़े से रिलीजियस व्यक्ति थे, हिंदू प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। Each committee usually draft particular provision of the constitution which were then subject to debate by the entire assembly। लेकिन इस तरह से ऐसे जो प्रोविजन थे वो डिबेट की गई, यूजुअली एन अटेम्प्ट टू मेड टू रीच कंसेंस। और इस डिबेट का एक ही मकसद था कि एक विशेष सहमति पर पहुंचा जाए जिससे सभी एग्री हों, और जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए सही हो। ठीक है, उसके बाद है इसीलिए दी असेंबली मीट 160 डेज, 160 दिन सेशन चलता रहा। वैसे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे यहाँ लगे, बट 160 डेज तो ये बैठी संसद। 2 years 11 months इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक लाइक्स। और ये भी नहीं कि हमारी संसद ही बैठी थी, साथ में प्रेस और पब्लिक भी अपने व्यूज दे सकती थी। और इसका एक बड़ा कारण सफल होने का ये भी है कि ये नेशनल मूवमेंट्स की विरासत को लिए बैठी थी। जितनी नेशनल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो इन्होंने वादे किए थे, जो जिन चीज़ों के लिए अंग्रेजों से लड़े थे, वही प्रिंसिपल वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आना चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि ऐसा कानून ना बनाए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, और रोल्टे एक्ट जैसे कानून, ऐसे कानून हमारे देश के संविधान में जितने थे उनको न्यूलिफाइड कर दिया। भाई देश में जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो वो खत्म करिए, धर्म के आधार पर कोई पार्टीशन ना हो वो खत्म की गई। मतलब जो हम जिन चीज़ों के लिए हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, समाज सुधार में आंदोलन चल रहे थे, वही चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली ए प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट प्रोसीजर इट इज असेंबली एज डाइवर्स एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया could not have functioned if there were no background consensus on the
मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंश्योर। ये जो लीडर आए हुए थे ना, भिन्न भिन्न स्वतंत्र आंदोलनों के नेता थे, और वो एक विशेष चीज पर पहले ही सहमत थे कि देश में रिफॉर्म्स होने चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, शेड्यूल कास्ट को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए, प्राइवेट जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर लोग कायम हुए बैठे हैं, राजा बने बैठे हैं, वो खत्म करके एक सबको समान नागरिकता दी जानी चाहिए, तो समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो जो नेशनल मूवमेंट के हमारे उद्देश्य थे, वही चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाने की कोशिश की। जैसे इनइक्वालिटी को खत्म करना है, सर कोई राय बहादुर बना बैठा है, कोई सर बना बैठा है, कोई जमींदार जागीरदार बना बैठा है, इन चीजों को हमने खत्म करना था। और इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पास जो 1928 में लेके आए थे, आपको याद हो, 28 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत में कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि आप कौन होते कानून बनाने वाले, सारे अंग्रेज बैठे हैं इस कमीशन में, हम भी भारतीयों जो अब बनाएंगे कानून वो भारतीय बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया था कि आप बनाइए, जिस आपसे बनेगा ही नहीं कानून, ऐसा कोई समाज में तबका ही नहीं होगा जो आपके जो सांझे बने हुए कार्यक्रम से सहमत हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उस टाइम आया था 1928 में। यही तब तो अंग्रेजों ने उसे नहीं माना ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को, लेकिन जैसे ही हमारी संविधान के लिए असेंबली बनी, तो 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जो उसके बेटे थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव असेंबली के सामने रखा कि ये इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारा पूरा संविधान होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं वो पढ़ लेना, और यही चीजें हमने अपने संविधान में भी अपनाई हैं। जैसे भारत एक स्वतंत्र सोवरन रिपब्लिक होगा, भारत जो है वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स होंगे, मतलब फेडरल सिस्टम होगा। उसके बाद है ये यूनियन टेरिटरीज ऑटोनोमियस यूनिट होंगी, इसका मतलब राज्य का भी अपना सरकार होगी, अपना शासन होगा। ठीक है, ऑल पावर जो हमारी सभी पावर हम सोवरेनिटी के आधार पर यूज करेंगे, इसका मतलब भारत एक सोवरन कंट्री होगा जो अपने डिसीजन खुद लेगा, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं होगा। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिलेंगे। उसके बाद है सभी लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिलेंगे, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बिलीफ विश्वास करने का, धर्म की स्वतंत्रता होगी, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता होगी, काम करने की स्वतंत्रता होगी। पब्लिक जो कानून होगा वो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर अगर आपके ये अधिकार आड़े आ रहे हैं उसको खत्म भी किया जा सकता है। मतलब अगर आपके अधिकार भारत की एकता, अखंडता और पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ आते हैं तो उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। जो डिप्रेस्ड पर्सन है, ट्राइबल्स ग्रुप है, उनको विशेष महत्व दिया जाएगा, उसको कुछ लाभ दिए जाएंगे, रिजर्वेशन का अधिकार इसी के तहत दिया। तो अगर आप भारत की प्रेम्बल पढ़ो, उद्देश्य जो आपकी है प्रस्तावना, ये सेम चीजें हमने प्रस्तावना में डाली हैं और आज भी ये चीजें हमारे संविधान में हैं। ठीक है, सभी को कानून के अनुसार समानता मिलेगी। वर्ल्ड और पीस, वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए भारत काम करेगा। भारत का एक आर्टिकल 51 उसमें इस तरह की बातें हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे किसी भी देश से। अब आया है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब हमारे देश में पावर किसके पास होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। 3 स्तंभ हैं पावर के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होती है उनका काम कानून को लागू करना है। जुडिशरी का काम ये देखना है कि क्या इनके द्वारा बनाया गया कानून, इनके द्वारा लागू गया कानून, लिए गए डिसीजन, बनाई गई पॉलिसीज संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के अनुसार इन्हें नहीं है तो जुडिशरी इसको रद्द कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन होगा। और दूसरी बात,
बैलेंस ऑफ पावर की बात की है हमारे देश के संविधान में। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि अगर ये जो एग्जेक्टिव्स हैं, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर काम करेंगी। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होती है अपना अपना काम करेंगी, शक्तियों का पृथक्करण है। जुडिशरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जेक्टिव अपना काम करेगी। बट अगर ये एग्जेक्टिव, अगर ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर संविधान के बाहर जाकर काम करने की कोशिश करेगी तो ये जो संस्थाएं हैं एक दूसरे पर प्रतिबंध भी लगा सकती हैं। जैसे एग्जेक्टिव ने कोई भी रूल बनाया, रूल बनाती है ना गवर्नमेंट, जुडिशरी के पास केस गया, जुडिशरी ने उसे रद्द कर दिया। लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान का उल्लंघन करता है, जुडिशरी उसे रद्द कर सकती है। 12वीं में पढ़ोगे आप डिटेल से। और जुडिशरी अगर कोई ऐसा काम करती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, मान लो जज ने करप्शन लेकर फैसला बदल दिया, तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर उसे हटा सकती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पावर का बैलेंस भी किया गया है और वो बहुत ज़रूरी है। शक्तियों का पृथक्करण भी जरूरी है कि अलग अलग रहकर काम करें और कोई किसी के हस्तक्षेप ना करे। गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि जुडिशरी गवर्नमेंट के इशारों पर काम करना शुरू कर दे। ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें दूसरे संविधान से ली गई है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 3 नंबर का भी आ सकता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये होता है, मान लो आपकी विधानसभा में क्षेत्र में इलेक्शन हुए, 5 मेंबर खड़े थे इलेक्शन के लिए। ठीक है। 5 मेंबर को मान लो वहां वोट थे 100। इन 5 मेंबर में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे उसने 27% वोट ही क्यों ना मिले, 5 मेंबर खड़े होंगे तो 27% भी बहुत मुश्किल होगा मिलने, तो भी उसे पोस्ट दे दी जाएगी। इसका मतलब जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। पार्लियामेंट्री फोरम आपको पता ही है, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत से जीत कर आती है वो सरकार बनाती है, इसे पार्लियामेंट्री फोरम कहते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, जैसे लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, एक आपने देखा होगा एक ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति होता है जब संसद का सत्र चल रहा हो। वर्तमान में स्पीकर हमारी सुमित्रा महाजन है। और कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने ब्रिटिश से लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश का हमारे सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव है भाई, क्योंकि 200 साल तक शासक हमारे यही रहे। आयरिश संविधान, इससे हमने आयरलैंड के संविधान से, वैसे तो ब्रिटेन के अंडर ही है, फिर भी इनका संविधान अलग है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये 4th पार्ट में दिए गए हैं। राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये काम करो। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे 1789 में क्रांति हुई फ्रांसीसी, तो उसमें 3 शब्द थे, ये फेमस शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये शब्द हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं प्रीएम्बल में। अमेरिका से हमने फेडरल सिस्टम लिया, 4 फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और जितना भी जुडिशियल सिस्टम है, देखो ब्रिटेन से हमने जुडिशियल सिस्टम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ब्रिटेन का जुडिशियल सिस्टम बहुत कमजोर है। वहां की एक लोक सभा है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वही कानून का काम करती है। उन्हीं के मेंबर जज बन के बैठ जाते हैं, चाहे उसने जज की पढ़ाई की हो या नहीं। तो हमारे यहाँ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, तो हमने ये चीजें नहीं ली वहां से। हमने अमेरिका का सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। अमेरिका की जुडिशरी जो बड़ा पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उसे की है, तो हमने जुडिशियल सिस्टम वहां से लिया है। कनाडा से हमने क्वेसी फेडरल सिस्टम लिया। क्वेसी मैंने अर्धसंघ फेडरल सिस्टम। अमेरिका का फेडरल सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जो देश थे वो स्वतंत्र देश थे। जो अमेरिका का था उसमें क्या था, राज्य ज्यादा मजबूत बनाए गए थे। वो 50 देशों से मिलकर एक देश बना था, तो हम ऐसा रिस्क ले नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा देश बिखर सकता था अगर हम इस तरह से ज्यादा राज्यों को पावर देते तो हमने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाई और कमजोर राज्य की सरकारें अपनाई। तो एक फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया। और रेजिडुअल पावर, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, 3 तरह की आपको पता है पावर हैं। एक संघ सूची है जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। एक स्टेट लिस्ट है जिस पर राज्यों की सरकारें काम करती हैं। एक बची हुई शक्तियां हमने फिर केंद्र को दे दी।
तो ये आपका एक, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपातकाल की शक्तियां हमने वो ली हैं हमने जर्मनी से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल की शक्तियां थी राष्ट्रपति की, वो हमने उससे ली हैं, जर्मनी से ली हैं। आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।